हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन वेक्टर्स में स्टार्ट करेंगे। पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उसके बाद सीखेंगे वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे ही डिपेंड करता है, इसलिए अपने को पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position. What is displacement? Displacement is the shortest distance between initial and final position. बहुत कॉमन बात है। जैसे एग्जाम्पल मान लो ये आपके क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस है। ये आपके तीनों एक्सिस है। अब एक बॉडी है या एक पार्टिकल है, कुछ भी एज्यूम करें अपन, वो पहले है इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, और थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल पहुंच गया किधर, Q पॉइंट पे। तो जो P है वो पार्टिकल की क्या बन गई, इनिशियल पोजीशन। क्या बन गई, इनिशियल पोजीशन। और Q क्या बन गया भाई, फाइनल पोजीशन। जब आप इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देते हो तो उस वेक्टर को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पे जो पी क्यू वेक्टर है उसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। रीजन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये जो आपका वेक्टर है पी क्यू वेक्टर, ये इनिशियल से चालू हुआ और फाइनल पे जाके एंड हो गया, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गई है, इसलिए ये शॉर्टेस्ट है। तो हम PQ वेक्टर को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ऐसे ही अपन ये जो PQ है इसके मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे, PQ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यानी एक तरीके से लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। PQ वेक्टर को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और PQ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। P क्या है, इनिशियल पोजीशन, Q क्या है, फाइनल पोजीशन। P से Q यानी कि इनिशियल से फाइनल जो वेक्टर ज्वाइन होता है उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, है ना। कॉमन बात है। जैसे मान लो एक कार है जो यहाँ पे है, यहां से गई इधर, फिर गई ऊपर, फिर गई इधर, फिर गई ऊपर, क्लियर, फिर आ गई मान लो इधर, यहां फाइनली आके कार रुक गई। यहां से कार ने चालू करा, तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इनके बीच में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां बात अपन किसकी कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, जो कहां से चालू होगा, इनिशियल पोजीशन से, कहां पे एंड होगा, फाइनल पोजीशन पे। क्लियर यहां तक? अच्छा अब एक बात बताओ, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अगर ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कुछ भी P पॉइंट पे खड़ा था तो ये P पॉइंट के कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। तो जब आप P पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे, जब आप P पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया OP वेक्टर। क्या बन गया, OP वेक्टर। ओरिजिन से ज्वाइन होने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। मैं मान लेता हूं उसके कोऑर्डिनेट्स, इसका इस वेक्टर का एक सिंबल है R2। ठीक है, इस वेक्टर का क्या है, एक सिंबल है जो क्या है, R2। क्लियर यहां तक? या एक काम करें, R1 लेते हैं, पहला पॉइंट है, क्योंकि ये वेक्टर यहां से कहां तक गया, Q तक। Q क्या है, फाइनल पोजीशन। जब मैं ओरिजिन को फाइनल पॉइंट से जोड़ूंगा, फाइनल पोजीशन से जोड़ूंगा, तो ये मेरा क्या निकल गया, OQ वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। इसको मैं सिंबल दे देता हूं R2 वेक्टर। यहां पे R क्या है, R एक सिंबल, यहां वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल जो पोजीशन को डिनोट करता है। R1 इनिशियल पोजीशन, R2 फाइनल पोजीशन। क्लियर यहां तक? तो अपन ने क्या क्या अज्यूम करा भाई, अपन ने अज्यूम करा है P है इनिशियल पोजीशन, Q फाइनल, PQ इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पे अब जो OP वेक्टर है वो अपना R1 वेक्टर है, जिसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। OQ वेक्टर R2 वेक्टर है, इसे बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q।
ठीक है यहां तक? क्या यहाँ पे एडिशन रूल लग रहा है? क्या होता है ट्राइंगल लॉ में एडिशन रूल? ट्राइंगल लॉ का एडिशन रूल होता है कि अगर आप यहां से यहां चले, फिर आप यहां से यहां चले, तो ये जो आपका वेक्टर है इसे बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर आपके फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से जोड़ता है। क्या है ये? रिजल्टेंट वेक्टर है जो किसके इक्वल है? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? ये वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ है। तो क्या इसमें ये ट्राइंगल लॉ लग सकता है? सोचो आप जरा। ओ से आप गए पी पे, पी से आप गए क्यू पे, ओ से पी, पी से क्यू। ये देखो एक फ्लो बन रहा है। ओ से एरो निकल के पी पे गया, क्लियर, और यहां से दूसरा वेक्टर इधर गया। ओ से पी, यहां पी का क्या है? R1 का क्या है? हेड। इसके हेड से दूसरा वेक्टर चालू हो गया और कहां जाके रुका? क्यू पे। तो ओ पी प्लस पी क्यू किसके इक्वल होना चाहिए? ओ क्यू के। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ क्या लिखेंगे अपन यहां? अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ हम यहां लिखते हैं ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओक्यू वेक्टर। OQ इज द रिजल्टेंट। OQ इज द रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? OP और PQ का। ये OQ वेक्टर क्या बन चुका है? ये रिजल्टेंट वेक्टर बन चुका है। क्लियर? ये वेक्टर क्या बन चुका है? रिजल्टेंट वेक्टर बन चुका है इन दोनों का। O से P गए, हाथों हाथ P से Q पे गए, Q पे जाके रुक गए। तो आपका O है इनिशियल, Q है फाइनल। इनिशियल से फाइनल को जोड़ने वाला जो वेक्टर है उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो क्या इससे मैं इस OP को उधर शिफ्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं भाई। तो इससे मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। फाइनल वाले को पहले लिखो, इनिशियल वाले को बाद में लिखो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अच्छा, अगर आप वेरिएबल्स पे आए, वेरिएबल्स पे, तो एक काम करो आप इस PQ वेक्टर को अज्यूम कर लो D वेक्टर। इसकी जगह लिख दो D वेक्टर। OQ वेक्टर की जगह लिख दो R2 वेक्टर और OP वेक्टर की जगह लिख दो R1 वेक्टर। ये दोनों फॉर्मूले करेक्ट है क्योंकि दोनों है सेम फॉर्मूले। बस ऊपर वाले में आपने प्रॉपर जो सिंबल्स डायग्राम के हैं उन्हें यूज करा है और नीचे वाले में आपने थोड़ा छोटा करके लिख दिया। बात तो एक ही है। तो यहाँ पे जो PQ वेक्टर है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। OQ वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट Q क्या है यहाँ पे? पॉइंट Q है फाइनल पोजीशन। OP वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P क्या है यहाँ पे? इनिशियल पोजीशन। बस इतना छोटा सा लॉजिक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ग्राफ हमको पता ही है, ओरिजिन हमको पता है, पार्टिकल कहां पे था? P पे। कहां P से कहां चले गया? Q पे। तो P इज द इनिशियल पोजीशन जिसका वेक्टर है OP, हमने सिंबल ले लिया R1। Q इज द फाइनल पोजीशन जिसका वेक्टर है OQ, हमने सिंबल ले लिया R2। तो ये है फाइनल पोजीशन का वेक्टर। P से Q इनिशियल से फाइनल जो जुड़ेगा वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको हमने सिंबल दे दिया D वेक्टर। अब हमने पूरे टॉपिक में एक ही लॉ लगाया है विच इज ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? ट्राइंगल लॉ सीधी सी बात बोलता है कि अगर मैं यहां से इधर गया और फिर टर्न लेके इधर गया तो फाइनली मैं यहां से चालू हुआ था और यहां जाके रुक गया, तो इन दोनों को ज्वाइन करने से जो वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहां पे वो रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? OQ वेक्टर। किसका रिजल्टेंट है? OP और PQ का रिजल्टेंट है। तो ये ट्राइंगल लॉ लगा दिया। ये OP उधर जाके माइनस हो गया और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है? OPQ, PQ is the displacement vector, P is the initial position, Q is the final position। अब आप यहां पे देखो, जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पहले किसको यूज कर रहे हो? Q को।
यानी कि फाइनल पोजीशन के वेक्टर को पहले यूज कर रहे हैं और इनिशियल पोजीशन के वेक्टर को बाद में यूज कर रहे हैं। क्लियर यहां तक आ गया समझ में? बहुत इजी लॉजिक है। तो अब पॉज करेंगे और इसको ढंग से कॉपी करेंगे। अब आते हैं अपन किस पे? वेलोसिटी वेक्टर पे। वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हमेशा उस ही डायरेक्शन में लगती है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी वेक्टर। मान लेते हैं अपन, बहुत इजी सा लॉजिक सिखा रहा हूं आपको, कि यहां पे इस ए पॉइंट पे एक कार खड़ी थी, थोड़ी देर बाद वो कार ट्रैवल करके आ गई किधर? बी पॉइंट पे। ठीक है यहां तक? अच्छा, अपन ये मानते हैं सीधा सीधा नहीं आई, ये कार को ए से बी पे आना है, तो कार पहले गई नीचे, फिर कार ने टर्न लिया और फिर कार ऐसे घूम के वापस आ रही है। एक्चुअल रूट कार ने ये फॉलो करा, लेकिन जब आप इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर देते हो तो जो वेक्टर आपके पास आता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करता है, उस शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल को जोड़ने वाले वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पे कार का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या होगा, तो आप सीधा सा एक लॉजिक लगाएंगे। यहाँ वेलोसिटी वेक्टर को एक सिंबल दे देते हैं अपन, जैसे वी वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अपन सिंबल दे देते हैं। सिंबल आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आपने दे दिया मान लो आर वेक्टर, या आप इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट को डी वेक्टर भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली बात, क्या ये जरूरी है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम डायरेक्शन में हो? यस, बड़ी कॉमन बात है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में तो वेलोसिटी अप्लाई होगी। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है? सिंस वेलोसिटी वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। किसमें एक्ट करते हैं ये हमेशा सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। तो जब भी दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं तो इसका मतलब अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों का यूनिट वेक्टर इक्वल होगा। इसका मतलब है कि दोनों का यूनिट वेक्टर इक्वल होगा। वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर वी कैप, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर डी कैप, ये इक्वल क्यों है? बिकॉज बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। velocity and displacement vectors are in same direction, इसलिए इन दोनों के यूनिट वेक्टर्स क्या हैं? इक्वल हैं। अब आप v कैप को क्या लिखोगे? v वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? d वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ d वेक्टर। ये कहां से आया? ये अपने वेलोसिटी यूनिट वेक्टर का क्या लगाया है? फॉर्मूला लगाया है। ये यूनिट वेक्टर वाले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो ये रिलेशन है किसमें? वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। अब अगर मैं अज्यूम करूं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो है v, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है d, मैंने इनको एक थोड़े इजी सिंबल्स दे दिए, तो इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? अपॉन में v, और यहां क्या लिख दूंगा? अपॉन में d। तो ये है वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिलेशन। वेलोसिटी वेक्टर किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर अप्लाई होगा। इसलिए इन दोनों के यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल। तो ये इनके बीच में रिलेशन है। आ गया समझ में? तो थियोरेटिकली आज के टॉपिक में अपन ने दो चीजें पढ़ी है। क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लॉजिक है फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को पहले लिखो, इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को बाद में लिखो और उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। फाइनल वाला पहले, इनिशियल वाला बाद में। वेलोसिटी वेक्टर का लॉजिक है
कि वेलोसिटी वेक्टर और यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में ही अप्लाई होते हैं। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि इनका लॉजिक अपने को और ढंग से प्रिपेयर हो जाए। तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो अब इस पे बेस्ड जो अपन ने अभी टॉपिक पढ़ा है उस पे बेस्ड एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी है। एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड क्या है 50 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देना होता है। अब अगर आप उसी वेलोसिटी में से डायरेक्शन को हटा दो तो वो स्पीड बन जाएगी क्योंकि उसमें से मैग्नीट्यूड रह जाएगा। तो स्पीड क्या है? स्पीड एक तरीके से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। अब ये पार्टिकल पहले था इस पॉइंट पे, बाद में चले गया इस पॉइंट पे, यानी कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ये इसने ट्रैवल करा इतनी मैग्नीट्यूड से। ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करो। वेलोसिटी वेक्टर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। यानी कि अगर हम ये बोलें कि ये पार्टिकल पहले यहां था और थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, क्लियर? ये इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये पॉइंट है 5,10, ये पॉइंट है 10,20। तो क्या इससे मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज पी क्यू वेक्टर, क्या इसको कैसे निकालूं मैं पी क्यू वेक्टर को? अब यहां आपका काम आएगा पुराना लॉजिक। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक लॉजिक दिया था, बहुत इजी सा लॉजिक था। वेक्टर जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, वेक्टर जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को कैसे बनाते हैं, उसमें अपन ने ऐसा ग्राफ बनाया था और एक वेक्टर बना लिया था। ये एक ऐसा ये वेक्टर बनाया था। ठीक है, क्लियर? मान लो आपका ये पॉइंट है x2 y2 z2, ये पॉइंट है x1 y1 z1। तो इस हिसाब से आप ये जो ए पी वेक्टर है ये कैसे निकालोगे? ये निकालोगे आप x2 माइनस x1 का आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। इस तरीके से अपन एक वेक्टर को बना लेते हैं जब आपके पास दो पॉइंट होते हैं। हमेशा जो फाइनल पॉइंट है जहां पे हेड ज्वाइन हो रहा है, क्या ज्वाइन हो रहा है? हेड। जो पॉइंट बाद में लिखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स को पहले लिखते हैं और जो पॉइंट पहले लिखा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स को बाद में लिखते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसी हिसाब से, इसी लॉजिक से अपन इस वेक्टर को भी निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब ये तो दो डायमेंशन के कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहां पे के कैप का कोई मतलब नहीं है। ये आई कैप और जे कैप दो पे ही बेस्ड है। ये आ गया मेरा 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब मैं चाहूं तो 5 कॉमन भी ले सकता हूं। ये मेरा क्या बन गया है? ये मेरा बन गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बन गया है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, अब क्या मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर। दोनों के कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो। 25 और 100 ऐड करेंगे तो ये आएगा 125। क्या आया? 125। ये होता है 5√5। ये मेरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, यानी कि लेंथ आ गई। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ आ गई। अब क्वेश्चन जो है वो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे होता तो मेरा आंसर यहां पे आ जाता। क्वेश्चन अगर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड पे होता तो मेरा आंसर यहां आ जाता। लेकिन क्वेश्चन तो वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करने को बोल रहा है। तो वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बड़ा ही इजी सा लॉजिक होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब दोनों के यूनिट वेक्टर इक्वल होते हैं। तो मैं अज्यूम करता हूं कि लेट जो v वेक्टर है वो क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। v वेक्टर क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। सिंस वेलोसिटी वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
एक्ट इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ही एक्ट करते हैं। तो जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों के यूनिट वेक्टर्स इक्वल माने जाते हैं। तो दोनों तरफ अब आप क्या करो, फॉर्मूला लगा दो। लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है, डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, 50। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या निकाला, 5√5। ये कर दिया भाई। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या है, 5 i कैप प्लस ट्वाइस j कैप। तो ये 5 से ये 5 कट गया। अब इस 50 का क्या करेंगे, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो मेरे पास v वेक्टर क्या आया, 50 i कैप प्लस 2j कैप अपॉन √5। तो क्या डिनोमिनेटर में रूट रहना चाहिए, लॉजिकली तो गलत है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको रैशनलाइज कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं रैशनलाइज कर देता हूं, 50√5 अपॉन 5 i कैप प्लस ट्वाइस ऑफ j कैप। मैं इसको आगे कैंसिल कर दूंगा तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर हो गया 10√5 i कैप प्लस 20√5 j कैप। ये मेरा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। अब इन केस मुझसे बोलते कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। क्या है वो, 50 पहले से ही गिवन है, तो वो तो निकालने की नीड है नहीं। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ चुका है बाय यूजिंग अ वेरी इजी लॉजिक कि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा भाई, इक्वल होगा। और यहां जो अपन ने ये लॉजिक लगाया है वो किसका है, वेक्टर जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। जिस वीडियो में, अगर आपको याद है, मैंने आपको पोजीशन वेक्टर का इंट्रो दिया था, उसके साथ ही मैंने आपको यह भी सिखाया था कि अगर वेक्टर ओरिजिन से नहीं कहीं और से चालू हो रहा है तो वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स का लॉजिक लगेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्या करना है, इसे कॉपी नहीं करना है, पॉज करना है और इसको आराम से एक बार खुद से ट्राई करना है। देखो नेक्स्ट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, इसको ढंग से समझेंगे। इन अ पार्क अ मैन स्टैंड्स एट पॉइंट P अंडर अ ट्री 15 मीटर टॉल। मान लेते हैं कि ये एक पार्क यानी कि ग्राउंड लेवल है। अब इस ग्राउंड लेवल में जो मैन है वो अज्यूम करो कि यहां पे खड़ा हुआ है P पॉइंट पे, और इस P पॉइंट पे एक ट्री लगा हुआ है जिसकी हाइट है 15 मीटर। यही लिखा है 15 मीटर, ठीक है। अच्छा, यहां से मैन ने क्या करा, 5 मीटर ईस्ट की तरफ ट्रैवल करना चालू करा, फिर उसके बाद टर्न लेके 2 मीटर नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करा। अब अपन सबको पता है, डायरेक्शंस अपन सबने पढ़ लिए। क्या होते हैं डायरेक्शंस, नॉर्थ, उसके नीचे आता है साउथ, इधर जाता है ईस्ट, इधर आता है वेस्ट। ठीक है, तो ये ईस्ट में गया, पहले तो मैन ग्राउंड पे ईस्ट में गया और फिर नॉर्थ में जाना चालू कर दिया। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब जैसे ही नॉर्थ में गया 5 मीटर तो यहां ट्रैवल किया, 2 मीटर यहां ट्रैवल किया और यहां जाके पार्क में रुक गया। मतलब पार्क के अंदर ही ये मैन ने थोड़ा सा ट्रैवल करा, मूवमेंट करा। यहां पे एक और ट्री था। अब इस बार वो जिस ट्री के पास में खड़ा है उस ट्री की हाइट कितनी है, उस ट्री की हाइट हमको गिवन है 10 मीटर। क्या हाइट गिवन है भाई, 10 मीटर। पहले वाले ट्री की हाइट है 15 मीटर, दूसरे वाले ट्री की हाइट है 10 मीटर। उसने जो पाथ ट्रैवल करा वो क्या था, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ में गया और आगे जाके रुक गया एक पेड़ के नीचे। अब इसने किया क्या, इसने दोनों ट्रीज को एक रोप से कनेक्ट कर दिया। देखो यही लिखा है ना, ही कनेक्ट्स द टॉप ऑफ बोथ द ट्रीज विद अ रोप। इसने एक रोप से दोनों ट्रीज की टॉप को जोड़ दिया। क्लियर यहां तक? हो सकता है भाई ये मैन जो है ये कोई स्टंट दिखाने वाला हो, इसलिए इसने दोनों ट्रीज की रोप को जोड़ दिया। जैसे ही
इस ट्री पे एक बंदर बैठा था, एक मंकी बैठा था। उसने देखा कि यार ये रोप जुड़ गई, उसको मजा आ गया, वो खुश हो गया मंकी। वो इस रोप पे चलना चालू कर रहा है और दूसरे ट्री तक पहुंच गया। अब अपने को ये बताना है कि उस मंकी का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये क्या है इस मंकी की इनिशियल पोजीशन। क्लियर? ये जो पॉइंट ए मान लेते हैं, ये क्या है इनिशियल पोजीशन, और बी क्या है फाइनल पोजीशन। और ए से बी को जो ये ज्वाइन हो रहा है वेक्टर, ये जो रोप बनी हुई है, जो रस्सी बांध दी थी, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपसे पूछा गया है। पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी निकालोगे। तो इस बार यार यहाँ वेक्टर्स तो गिवन ही नहीं है, ये जो पॉइंट है इनके वेक्टर तो दे ही नहीं रखे। दूसरी चीज, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दे रखे। इनिशियल पॉइंट आपको पता है कि ए है, फाइनल पॉइंट आपको पता है कि बी है, लेकिन आपके पास इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं है। आपको इसके एक्स वाई जेड, इसके एक्स वाई जेड नहीं पता। तो अब आप क्या करो, एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट्स अगर नहीं पता तो अपन फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करें? यहां लिखते हैं लेट पॉइंट P इज द ओरिजिन। जहां पे मैन सबसे पहले खड़ा था 15 मीटर लंबे पेड़ के नीचे, हम उस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ओरिजिन मान लेते हैं। तो इस हिसाब से ये जो ग्राफ है, ये जो एक्सिस है, वो 3 डायमेंशन में ऐसे बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। अब आप कह रहे हो कि ये जो पॉइंट P है ये आपका ओरिजिन पे है। क्लियर? तो अगर ये ओरिजिन पे है तो इसी पॉइंट पे तो ये पेड़ खड़ा है, यानी कि ये जो पेड़ खड़ा हुआ है ये इस P पॉइंट के ऊपर खड़ा है, ओरिजिन के ऊपर खड़ा है ये पेड़। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? इस ट्री के कोऑर्डिनेट्स हुए अपने इसका x हुआ 0, z भी हुआ 0, लेकिन इसका y 0 नहीं है। इसका y कोऑर्डिनेट है 15, क्योंकि ये 15 मीटर हाइट का ट्री है। तो 15 मीटर हाइट पे इसका y कोऑर्डिनेट है। समझ गए? जहां मैन पहले खड़ा था आपने उसको ओरिजिन कंसिडर कर लिया, वहां पे 15 मीटर लंबा पेड़ है, तो उस पेड़ का जो टॉप पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट बी पे। इस बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कैसे निकालें इस बी के कोऑर्डिनेट्स? बताओ। 5 मीटर ये कहां गया? ईस्ट की तरफ। ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट में होता है x, तो x कोऑर्डिनेट बन गया 5। ठीक है। हाइट क्या है यहां पे पेड़ की? 10 मीटर। ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे ट्री है? 10 मीटर। तो y कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 10, क्योंकि जो हाइट होती है वो y कोऑर्डिनेट होती है। और z किधर है? z है इधर, z है इधर, यानी कि साउथ की तरफ, इधर साउथ की तरफ। लेकिन ये मैन जा रहा है 2 मीटर किधर? ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ, यानी कि z इधर है, मैन जा रहा है उधर, ऑपोजिट जा रहा है। तो आप यहां लिख दो -2। z किधर जा रहा है? साउथ की तरफ, लेकिन मैन किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ, तो ऑपोजिट हो गया ना। तो आपने क्या लिख दिया भाई? -2। तो इनिशियल से फाइनल जो ये वेक्टर ज्वाइन होगा, हम इस वेक्टर को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जिन कोऑर्डिनेट्स की आपको पहले क्या लग रही थी? कमी लग रही थी कि यार कोऑर्डिनेट्स के बिना क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, क्या अब वो आपको मिल गए? चेक करो, आपको सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इसके एक्स वाई जेड और इसके एक्स वाई जेड, सब कुछ मिल गया। तो अब आप निकाल सकते हो क्या ए बी वेक्टर? कैसे निकालोगे ए बी वेक्टर? बी के कोऑर्डिनेट्स को पहले लिखेंगे और फिर माइनस कर देंगे ए के कोऑर्डिनेट्स को। 5 - 0 आई कैप, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है तो उसके साथ आई कैप आएगा। 10 - 15 जे कैप, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है, और -2 - 0 के कैप। तो इस हिसाब से मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बना? मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना 5 आई कैप -5 जे कैप और -2 के कैप। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे मंकी का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, यानी कि मैग्नीट्यूड। तो बहुत इजी है इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत इजी है। अब आप मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे?
किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है भाई, उसके सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो, यानी कि टोटल कर दो, स्क्वायर करके क्या करो, ऐड कर दो। तो ये हो गया रूट में 25 प्लस 25 प्लस 4, तो क्या आ गया भाई, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया रूट में 54। क्या आ गया भाई डिस्प्लेसमेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 54। ये है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये है डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन आपको बहुत हिडन गिवन थी, जिसको आपको बहुत ढंग से समराइज करके उसको क्या बनाना पड़ा, यूजफुल बनाना पड़ा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आप वर्किंग देखो तो वर्किंग तो बहुत छोटी है, 2 स्टेप में तो वेक्टर आ गया, 2-3 स्टेप में मैग्नीट्यूड आ गया, आंसर तो खत्म हो गया इतने से में। लेकिन क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि ये ए और बी 2 ब्लॉक है, ये एक दूसरे पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। भाई बी ने ए पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक्शन मान लो, तो बदले में ए ने बी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसे रिएक्शन मान लो। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जरूर ये ए और बी एक दूसरे से किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे, तभी तो ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए की पोजीशन के, और बी की पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपको ये बोला गया है एफ बी ए वेक्टर। अब यार ये एफ बी ए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, एफ का मतलब होता है फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी बाय ए ऑन बी। ए ने बी पे कितना फोर्स लगाया, ये इसका एक जनरल सिंबल होता है। कभी भी आप देखो एफ बी ए, तो आपको ये समझना है कि ए ने फोर्स लगाया बी पे, कितना लगाया उसकी बात हो रही है। तो ये एफ बी ए वेक्टर है। तो यार अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड बराबर है, कितना है, 5 न्यूटन का। आपसे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में वेक्टर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, वेक्टर पूछा गया है। ये तो अपने को पता है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन आपसे मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया है, आपसे वेक्टर पूछा गया है। तो अब यार ये अगर मैं ए से बी के वेक्टर की बात करूं, ए बी वेक्टर, तो मैं ए बी वेक्टर को ऐसे निकाल सकता हूं कि बी माइनस ए करके, 0 माइनस 0, 3 माइनस 0 और 4 माइनस 0 निकाल सकता हूं ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा ए बी वेक्टर जो है ये क्या बन गया, 3 जे कैप और 4 के कैप। ये मेरा ए बी वेक्टर है और ये मेरा क्या है, ये मेरा फोर्स है। क्लियर, ये मेरे फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये मेरे ए से बी का वेक्टर है। तो क्या मैं इस वेक्टर से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं भाई। क्या निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16 √25, मैग्नीट्यूड निकल गया 5। क्या निकल गया भाई, मैग्नीट्यूड 5। अब क्या आप ये बोल सकते हो कि एफ बी ए वेक्टर का डायरेक्शन और ए बी वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम है। एफ बी ए का मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन बी, बी पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये रूल है, ये आपका रूल है, तो इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर, अगर आपका ए से बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका एफ बी ए वेक्टर भी इस ही डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस
डायरेक्शन ऑफ एफ बी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर, देयरफॉर इन दोनों का क्या बराबर होगा, इन दोनों का यूनिट वेक्टर बराबर होगा। जब भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों का यूनिट वेक्टर इक्वल होता है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या होता है भाई, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सेम इधर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है यहां तक? तो एफ बी ए वेक्टर, एफ बी ए वेक्टर ये तो मुझे फाइंड करना है, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो है 5। तो एफ बी ए वेक्टर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर। क्या है अपना ए बी वेक्टर, ये रहा 3j कैप प्लस 4k कैप, और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कितना है, मैग्नीट्यूड है 5। तो ये 5 से ये 5 कट गया, तो मेरे पास एफ बी ए वेक्टर आ गया विच इज 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर? ये मेरे पास फोर्स का वेक्टर आ गया। अब क्वेश्चन में वेक्टर के बाद और क्या पूछा है, सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं, वाई कंपोनेंट है 3 और जेड कंपोनेंट है 4। यहां बात करते हैं कंपोनेंट्स की। किसके कंपोनेंट, एफ बी ए वेक्टर। एफ बी ए वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे 0, 3 और 4। तो आपका जो सम है वो क्या निकला, 0 प्लस 3 प्लस 4, तो सम आ गया आपका 7। सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स कितना आ गया, 7। क्लियर? इजी है बहुत, तो पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ढंग से समझना। देखो जेई एडवांस 2017 में आया हुआ है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। सेंटर पॉइंट है ओरिजिन, पी एस और क्यू 3 पॉइंट्स है। पी का पोजीशन वेक्टर ओ पी वेक्टर का सिंबल है पी वेक्टर। एस का पोजीशन वेक्टर ओ एस वेक्टर का सिंबल है एस वेक्टर। क्यू का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू वेक्टर का सिंबल है क्यू वेक्टर। पी से क्यू तक का जो वेक्टर है उसको बोला गया है आर वेक्टर। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी गिवन है। इस डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि मैं गिवन में यहां ये लिख सकता हूं कि P से S तक का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। डिस्टेंस का मतलब हुआ इस वेक्टर की लेंथ, यानी कि मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और ये ऑप्शन किस चीज का है, यह है रिलेशन बिटवीन P Q S। कौन सा रिलेशन करेक्ट है ये हमको बताना है। तो अब एक बात बताओ, क्या आपको यहां पे ऐसा लग रहा है कि PS वेक्टर और ये PQ वेक्टर सेम डायरेक्शन में है? PS वेक्टर भी नीचे जा रहा है और PQ वेक्टर भी नीचे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में है भाई। तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। सिंस PS वेक्टर एंड PQ वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, काय में है ये है सेम डायरेक्शन, देयरफॉर दोनों का जो यूनिट वेक्टर है वो बराबर हुआ। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो दोनों का यूनिट वेक्टर बराबर हुआ। अच्छा, यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सेम इधर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये मतलब होता है किसका? यूनिट वेक्टर का। क्लियर में अब तक? अच्छा, PS वेक्टर इसको एक काम करें, एक बार के लिए कॉपी करते हैं, ठीक है। अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ PS, ये है B टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ R, गिवन है। PQ वेक्टर किसके इक्वल है? R वेक्टर के। और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर।
तो क्या दोनों तरफ ये चीज कट जाएगी और ये b इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे मैं ये लिख सकता हूं पी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू बी टाइम्स आर वेक्टर। लिख सकता हूं ना मैं, पी एस वेक्टर इज इक्वल टू बी टाइम्स आर वेक्टर। ठीक है यहां तक। अच्छा, पी एस वेक्टर और आर वेक्टर, इनकी तो यहां कहीं ऑप्शन में बात ही नहीं हो रही है। बात तो पी क्यू और एस तीन वेक्टर्स की हो रही है, यानी कि ये दोनों वेक्टर ही मेरे अभी किसी काम के नहीं है। तो अब मैं यहां लगाता हूं बेसिक वेक्टर एडिशन का लॉ, यानी कि ट्राइंगल लॉ। इस छोटे वाले ट्राइंगल में लगाओ, ढंग से देखना। आप ओ से आप पी पे गए और फिर पी से टर्न लेके आप यहां पे आ गए एस पे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पे ओपी वेक्टर यानी कि पी वेक्टर, ओएस वेक्टर यानी कि एस वेक्टर, और ये है आपका पीएस वेक्टर। इन तीनों में ट्राइंगल लॉ लगेगा। तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है भाई, ट्राइंगल लॉ ये बोलता है कि ओपी प्लस पीएस इज इक्वल टू ओएस, ओपी प्लस पीएस इज इक्वल टू ओएस। तो इस हिसाब से पीएस वेक्टर की एक वैल्यू आ गई। क्या है वो वैल्यू, वो वैल्यू है ओपी माइनस ओएस, हो गया सॉरी ओएस माइनस ओपी। क्या लिखेंगे, ओएस माइनस ओपी। ठीक है। अच्छा, ये जो आपका ओएस वेक्टर है उसका एक सिंबल है विच इज एस वेक्टर, और ओपी वेक्टर का भी एक सिंबल है विच इज पी वेक्टर। तो ये आपका पी एस वेक्टर आ गया। क्या आ गया भाई, पी एस वेक्टर। ठीक है यहां तक। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे आपने ये पी एस वेक्टर निकाला है, वैसे ही आप आर वेक्टर भी निकाल सकते हो। निकालें, आर वेक्टर को फाइंड करें। देखो यहां पे करते हैं, पॉज करके कॉपी कर लेना। आर वेक्टर के लिए भी ट्राइंगल लॉ लगाते हैं। कौन से ट्राइंगल में लॉ लगाएंगे भाई, कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे बड़ा वाला वेक्टर है आर वेक्टर। तो आप ओ से गए किधर, पी पे, फिर पी से गए किधर, क्यू पे। ये है आपका पी वेक्टर, ये है आपका आर वेक्टर, और ये आप यहां से यहां तक चले गए भाई। ये क्या है, क्यू वेक्टर। क्या है ये, क्यू वेक्टर। तो ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू। तो इससे मैं पी क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं। पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर निकाल सकता हूं भाई। ये जो पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर, ये किसके इक्वल है, ये है आर वेक्टर के इक्वल। ओ क्यू वेक्टर किसके इक्वल है, क्यू वेक्टर के इक्वल। और ओ पी वेक्टर किसके इक्वल है, पी वेक्टर के इक्वल। तो ये मेरे पास आर वेक्टर की भी वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई भाई, आर वेक्टर की। तो यहां मेरे पास आर वेक्टर आ चुका है, यहां मेरे पास पी एस वेक्टर आ चुका है। अब मैं इन दोनों को यहां पे अप्लाई कर देता हूं। मैं लिख देता हूं यूज 2 एंड 3 इन 1। 2 और 3 की वैल्यू को 1 में पुट कर दो। करें भाई पुट, 2 और 3 की वैल्यू को 1 में पुट कर दो। तो भाई आप इसमें अप्लाई करो। अब तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो चुका है। पी एस वेक्टर इट इज एस माइनस पी, बी टाइम्स आर वेक्टर विच इज क्यू माइनस पी। ठीक है। अब मुझे इसको अंदर मल्टीप्लाई तो करना है, तो ये क्या बन गया, एस वेक्टर इज इक्वल्स टू बी टाइम्स क्यू वेक्टर माइनस बी टाइम्स पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर। बी को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और पी को उधर ले जाके प्लस का पी बना दिया। अब क्या पी वेक्टर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है भाई कॉमन। जैसे ही मैं पी वेक्टर कॉमन लूंगा तो मेरा अंदर बचेगा 1 माइनस बी, पी वेक्टर चले गया कॉमन, और प्लस बी क्यू वेक्टर को मैं कर लूंगा कॉपी। अब मैच कराएं, देखो कौन सा रिलेशन है, ये है थर्ड वाला। चेक कर लो, थर्ड वाला ऑप्शन आपका मैच कर गया। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, इजी है। तो आज का टॉपिक पूरा ही किस पे बेस्ड था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे और वेलोसिटी वेक्टर पे, और इस पे काफी अच्छे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस करे हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, आज के वीडियो को ढंग से रिवाइज करेंगे
चाहे इसको एक बार और देखो, आराम से नोट्स बनाओ, सारे क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इनका लेवल अच्छा है। ऑब्वियसली जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो लेवल अच्छा ही होने वाला है ना। तो इसी क्वेश्चन को अभी दोबारा सुनो और उसके बाद इसको खुद से सॉल्व करो। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे।